हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक होने वाला है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, और ये जो जेईई मेंस 45 डेज का आज डे नंबर 36 है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो यूनिट है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे हम आज। कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट इन अ प्लेन। तो कोई प्लेन है जिसमें क्या हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ेंगे। डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास कोई अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो पॉइंट गिवन है तो उनके बीच की डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, फार्मूला बताऊंगा। फिर मैं सेक्शन फार्मूला के बारे में बात करूंगा कि कोई लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट से मिलकर बना है, जैसे मान लो पी एंड क्यू। इसको अगर सेक्शन फार्मूला मीन्स जो लाइन सेगमेंट पी क्यू है उसको अगर हम किसी पॉइंट टी पर किसी रेशियो सपोज कर लो कि m रेशियो n में डिवाइड करें तो सेक्शन फार्मूला क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। लोकस के बारे में बात करेंगे और उसकी इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। तो और लास्ट में हम बात करेंगे इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो स्टूडेंट, आज के जो लेक्चर का जो मेन मोटिव रहेगा, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये जेईई मेंस का सिलेबस है जिसमें क्या है कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट इन अ प्लेन। तो स्टूडेंट, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अभी हम जब कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे तब हमको ये बेसिक चीज आनी चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम आना चाहिए। जैसे आप जब स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला पढ़ेंगे तो उसमें सबसे जो बेसिक चीज आपको आनी चाहिए वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, और आपका डाउट आए तो आप बताते रहना। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते क्या हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम क्या क्या नाम से भी जान सकते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं, उनको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। और इसका मीन क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट का मीन्स क्या होता है कि अगर आपके पास कोई 2 डायमेंशन स्पेस है, उसमें हम किसी पॉइंट को अगर हम लोकेट करें तो हम उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। जैसे आप मान लो कि आप 2D में बात करें तो एक एक्स एक्सिस होगी और ये एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस मानेंगे और वर्टिकल एक्सिस को हम वाई। तो ये एक एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी। ओके, अगर हम मान लें कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई, तो ये जो आपको जो 2D सिस्टम में ये जो पॉइंट पी है ये क्या है, इसको आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट बोलेंगे या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे। तो ये जो आपको जो एक्स पी एक्स कॉमा वाई जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है हॉरिजॉन्टल। एक्स कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है हॉरिजॉन्टल लाइन से, ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल कितनी दूरी है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो रिप्रेजेंट करता है कि ओरिजिन से वर्टिकल की कितनी डिस्टेंस है। जैसे इसमें लिखा है कि अगर हम डेफिनेशन पे जाएं, दे कंसिस्ट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट व्हिच रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन। तो जो पॉइंट अगर हम एक्स वाई की जगह हम ये मान लें पॉइंट 3,4, तो स्टूडेंट आप कैसे समझ सकते हैं इसको, तो अगर थोड़ा सही से लिखें 3,4। ओके, तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स इक्वल टू यहाँ 3 गिवन है, तो ये क्या है, ओरिजिन से इसकी कितनी डिस्टेंस है स्टूडेंट, 3। और जो y कोऑर्डिनेट है y इक्वल टू 4 है, ये इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, 4। तो ये जो पॉइंट आपको रिप्रेजेंट हो रहा है ये है कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो अभी हम केवल फोकस करेंगे कार्टेशियन सिस्टम पे, पोलर सिस्टम पे बात नहीं करेंगे, केवल अभी कार्टेशियन फॉर्म में बात करेंगे। ओके, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एक्स एक्सिस होती है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं हम, और जो वाई एक्सिस होती है उसे वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था। और जो ओरिजिन को हम नॉर्मली डिनोट करते हैं 0,0 पेयर से। तो अगर इसको आप पेयर 0,0 बोल सकते हैं या ओरिजिन बोल सकते हैं, और एक्स एक्सिस को आप हॉरिजॉन्टल बोलेंगे और वाई एक्सिस को वर्टिकल। और जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको पेयर पी एक्स कॉमा वाई, पी हमने पॉइंट का नाम दे दिया, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब कोऑर्डिनेट की बात आती है कि हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर ली। अब बात आती है कि जैसे एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है जिसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक वर्टिकल एक्सिस होती है जिसे बोलते हैं वाई एक्सिस। अब स्टूडेंट बात आती है कि टोटल कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो स्टूडेंट, तो टोटल कोऑर्डिनेट्स होते हैं 4। तो इसको बोलेंगे हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको थर्ड कोऑर्डिनेट और इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट।
ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। तो ये टोटल कितने होते हैं क्वाड्रेंट? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है स्टूडेंट? पहले क्वाड्रेंट में जो एक्स एंड वाई की वैल्यू होती हैं वो क्या होती हैं? दोनों की दोनों क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। तो इसको ऐसे आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, पेयर फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं। तो जो पॉइंट्स होंगे वो 2D में हम पॉइंट्स को लोकेट करेंगे तो वो क्या होंगे? पेयर फॉर्म में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट बोथ आर क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा स्टूडेंट? एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा? नेगेटिव, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार अगर हम थर्ड पार्ट में बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें तो क्या होगा? एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा स्टूडेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट होगा एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। अब स्टूडेंट आपके मन में डाउट आया होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना। तो आपको ये ध्यान रखिए कि ये जो जहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन दोनों क्या कर रही हैं? आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम बोलेंगे ओरिजिन। इस पॉइंट को हम बोलेंगे ओरिजिन। तो ओरिजिन को अगर हम पेयर फॉर्म में लिखें, ओरिजिन को हम 0,0 को हम ओरिजिन बोलते हैं। तो स्टूडेंट आपको देखना है कि ओरिजिन से अगर जो भी चीजें राइट साइड में लिखी हैं, जो भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? एक्स एक्सिस में क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ओके, जैसे 1, 2, 3 या 1, 1.1, 1.2 एंड सो ऑन। इसी प्रकार जो ओरिजिन से अपर वाला जो एरिया हो, जो लाइन के ऊपर पॉइंट आएंगे जो आप देख पा रहे होंगे, ये सारे के सारे क्या हैं? वाई एक्सिस को के पॉइंट हैं। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बोथ आर पॉजिटिव। इसी प्रकार जब हम 0 से के लेफ्ट में जाएंगे तो हमें एक्स के पॉइंट क्या मिलेंगे? यहाँ नेगेटिव मिलेगा, -1, -2 लाइक दिस, बट वाई की वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी। इसी प्रकार तो यही लिखा गया है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी और वाई की पॉजिटिव। इसी प्रकार अगर हम 0 के डाउन में जाए तो यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, और लेफ्ट में जाए तब भी एक्स की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। तो एक्स कॉमा वाई की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगी? नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स की वैल्यू आप देख सकते हैं स्टूडेंट 0 के राइट में है तो पॉजिटिव, और वाई की वैल्यू की बात करें तो क्या वैल्यू है? 0 से डाउन में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? एक्स पॉजिटिव होगा और वाई क्या होगा? नेगेटिव। ओके, तो ये तो थी क्वाड्रेंट्स की बात। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टूडेंट कि टोटल कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं तो आप बोलेंगे टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। और अगर आपसे बोला जाए कि किस क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव होते हैं तो आप बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर बोथ आर नेगेटिव की बात की जाए तो आप बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। इसी प्रकार आप सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बता सकते हैं। अब बात आती है डिस्टेंस फॉर्मूला। जब आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में पता चल गया, पॉइंट्स के बारे में पता चल गया कि हम 2D में पॉइंट्स को कैसे लोकेट करते हैं, अब बात आती है कि हमारे पास अगर आप मान लो कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो ये एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। ओके, अब बात आती है स्टूडेंट कि हमारे पास कोई 2 पॉइंट है। एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, और दूसरा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब बात आती है स्टूडेंट कि जो हमारे जो पॉइंट P एंड Q, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि अगर आपके पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 पॉइंट्स गिवन हैं तो आप डिस्टेंस भी पता कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपनी क्लासरूम की बात करें, अगर आपकी क्लास में अगर 40 स्टूडेंट हैं तो जैसे आप और आपका दोस्त है कोई, तो अगर आप और आपके दोस्त दोनों क्लास में ही मौजूद हैं तो किसी ना किसी डिस्टेंस पर बैठे होंगे या खड़े होंगे। तो वही चीज़ है, अगर हम रिलेट करें तो क्या कहिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट गिवन है आपको स्पेस में नहीं, 2 डायमेंशन की बात चल रही। तो 2D में एक पॉइंट है P जिसकी कोऑर्डिनेट है x1, y1, एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब हमें क्या करना है? डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q फाइंड करना है। तो हमें इन दोनों के बीच की क्या करनी है? डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि हम PQ वेक्टर निकाल लें। तो अगर हम, जैसे हमने वेक्टर अलजेब्रा में आपको बताया था, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में माने, इसे P वेक्टर एंड Q वेक्टर, तो PQ वेक्टर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। ओके, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो हमको क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हैं, उनके बीच का अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो होगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर।
ओके, तो स्टूडेंट ये तो वेक्टर का कुछ मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, और बाकी का फॉर्मूला मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हैं 2D सिस्टम में, एक पॉइंट P है जिसकी कोऑर्डिनेट है x1, y1, और दूसरा कोऑर्डिनेट गिवन है आपको, पॉइंट गिवन है Q जिसकी कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब इनके दोनों जो पॉइंट है इनके बीच की डिस्टेंस की बात करें तो वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हम पॉजिटिव क्या वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ आएगी, बट आपको ध्यान रखना होगा कि आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अब क्वेश्चन आता है कि हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही क्यों लेंगे, तो स्टूडेंट आंसर है कि जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव होती है ऑलवेज। क्योंकि अगर आप 2 लोग कहीं पे खड़े हैं या बैठे हैं तो कुछ ना कुछ दोनों के बीच की डिस्टेंस तो होगी ना। अगर हम किसी पॉइंट का उसी पॉइंट से अगर डिस्टेंस अगर फाइंड करें तो 0 होगी, बट कभी निगेटिव नहीं हो सकती डिस्टेंस। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना होगा कि डिस्टेंस क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। अभी क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट हुज एब्सिस का इज इक्वल टू इट्स ऑर्डिनेट। तो स्टूडेंट जो अगर पॉइंट आपको गिवन है P, जैसे मैंने P नाम दे दिया जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y, तो हम एब्सिस का किसके बोलते हैं, x को हम बोलते हैं एब्सिस का, और ऑर्डिनेट बोलते हैं y को। ओके, बोला गया कि द पॉइंट हुज एब्सिस इज इक्वल टू ऑर्डिनेट मींस x इक्वल टू आपको y गिवन है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट की कोऑर्डिनेट x, x। ओके, और बोला गया है कि एंड विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए, पॉइंट आपको गिवन है 5,0 और दूसरा पॉइंट है 0,3। तो स्टूडेंट आपको एक पॉइंट ए गिवन है जिसकी कोऑर्डिनेट है 5,0, दूसरा ए गिवन है आपको B 0,3। ओके, आपको बोला गया है कि जो AP की डिस्टेंस एंड PB की डिस्टेंस दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वी डिस्टेंस मीन दोनों इक्वल है। तो आपको क्या करना है, आपको केवल ये करना है AP इक्वल टू BP करना है, और P के कोऑर्डिनेट क्या है, x, x। तो A कोऑर्डिनेट क्या है, P के x, x है, तो P के कोऑर्डिनेट x, x। A के कोऑर्डिनेट क्या है 5,0। तो अगर हम AP निकालें स्टूडेंट, या डिस्टेंस बिटवीन AP निकालें एंड डिस्टेंस बिटवीन P एंड A निकालें, तो दोनों की जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है। ओके, अब इसका डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन A एंड P क्या हो जाएगी, अगर इसको D बनवा लें तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x - 5 होल स्क्वायर प्लस x - 0 होल स्क्वायर इक्वल टू आपको मिल जाएगा स्टूडेंट x - 5 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये क्या आ गया, डिस्टेंस बिटवीन A एंड P, तो इसको AP लिख दें, डिस्टेंस बिटवीन AP। इसी प्रकार हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन B एंड P। तो डिस्टेंस बिटवीन B एंड P को हमने D2 से मान लिया, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x - 0 होल स्क्वायर प्लस x - 3 होल स्क्वायर। बोला गया कि D1 एंड D2 क्या है, इक्वल है। तो स्टूडेंट आपको क्या मिल जाएगा, D1 इक्वल टू D2, दिस इंप्लाइज क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x - 5 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दिस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x - 3 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम करेंगे दोनों टाइप के करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, हम स्क्वायर ले लेंगे। तो आपको मिल जाएगा x - 5 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दिस इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो स्टूडेंट क्या होगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसके क्या फॉर्मूले को ओपन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। तो स्टूडेंट देखिए x स्क्वायर से क्या है, x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जो x वाले टर्म है उनको एक तरफ रखेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है स्टूडेंट उनको क्या करेंगे, दूसरी तरफ रखेंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 10x माइनस 6x दिस इज इक्वल टू 25 माइनस 9। तो आपको क्या मिल जाएगा, 4x इक्वल टू 16। x की वैल्यू आपको कितनी मिली, 4। जब आपको x की वैल्यू 4 मिली, बट पॉइंट क्या है, P x है, तो जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 4,4। तो कोऑर्डिनेट क्या है, 4,4। तो ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, राइट ऑप्शन आ जाएगा। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा हो। आप कोई भी डाउट आए आप कमेंट करते रहिए। अब बात आती है सेक्शन फार्मूले की, कि सेक्शन फार्मूला को हम कब यूज करते हैं स्टूडेंट। इसकी क्वेश्चन आता है कि सेक्शन फार्मूला की नीड हमें क्यों हुई। तो जब भी आपके पास कोई लाइन सेगमेंट गिवन हो जो कि 2 पॉइंट को मिलाकर बना हो, जैसे मान लें एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, और PQ से PQ को हमने
एक लाइन से जोड़ दिया। तो हम बोलेंगे ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट पी एंड क्यू। तो अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट पी एंड क्यू है, अगर हम इसे किसी पॉइंट आर पर इस m/n में अगर हम डिवाइड कर दें या पार्टीशन कर दें, तो उस टाइप का जो भी फॉर्म बनेगा उसे सेक्शन फार्मूला बनता है। तो ये तो बात हो जाए। अब सेक्शन फार्मूला होते हैं दो टाइप के। ये तो सेक्शन फार्मूला का आइडिया था कि सेक्शन फार्मूला की आइडिया जरूरत क्यों पड़ी, कि कहाँ यूज करते हैं इसका। तो हमारे पास कोई लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स है और अगर हम उसको किसी एक पॉइंट पर क्या करें, डिवाइड कर दें m/n में, तो जो डिवीजन होगा वो ये भी हो सकता है कि इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो। तो आपको अलग अलग बताएंगे कि इंटरनली के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटर्नली सेक्शन फार्मूला क्या होता है, और इसका यूज किस में किया जाता है। इसका यूज सेंट्रोइड, इन सेंटर एंड एक्सटेंसर ऑफ ट्रायंगल। तो जो सेक्शन फार्मूला होता है उसका जो यूज हम सेंट्रोइड, इन सेंटर एंड एक्स सेंटर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट आप जो आपको वर्ड आपको दिखे हैं सेंट्रोइड, इन सेंटर, इनके बारे में मैं आने वाली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले आपको सेक्शन फार्मूला के बारे में बता देता हूं कि आपके पास कोई पॉइंट गिवन है। तो अगर आपके पास कोई पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट P गिवन है और एक पॉइंट आपको Q गिवन है, तो हमारे पास कोई होगा लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बिटवीन पॉइंट P एंड Q। ओके, P के कोऑर्डिनेट हमने माने x1, y1, Q के कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट x2, y2। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो लाइन सेगमेंट है उसको हम किसी r पॉइंट पर जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y, P की लाइन सेगमेंट को किसी r पॉइंट पर हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, m/n में। तो ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो डिवीजन है वो क्या है, इंटरनली है कि अंदर, क्योंकि P एंड Q के जो लाइन सेगमेंट बीच में किया है ये क्या है, इंटरनल डिवीजन। अगर हम इसके इंटरनल सेक्शन फार्मूला की बात करें, ये क्या हो जाएगा, P इक्विवेलेंट टू जो x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ये आएगा, और y कोऑर्डिनेट ये। तो एक आया कैसे, आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, आपको केवल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें। याद करने का तरीका बताओ, आपको क्या करना है, m/x2 करो प्लस n/x1 करो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेट mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, m/2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। ये तो हो गई इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला की बात। अब बात आती है स्टूडेंट की, अगर आपके पास कोई लाइन सेगमेंट गिवन है P एंड Q, आपको गिवन है जिसकी कोऑर्डिनेट, P की कोऑर्डिनेट है x1, y1 और Q की कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब एक्सटर्नल हमने मान लिया कि कोई R पॉइंट है। अगर आपको इस टाइप का कहीं लिखा मिले तो उसके लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपको इस टाइप के जो सेक्शन फार्मूला बोलेंगे उसको बोलेंगे एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। ओके, m/n में ही डिवाइड करेगा तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाई m माइनस n, m/2 माइनस ny1 डिवाइड बाई m माइनस n। तो स्टूडेंट आपको केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, इंटरनल सेक्शन फार्मूला याद रखना है, और आपको एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला के लिए क्या करना है, आपको केवल यहाँ पर प्लस की जगह क्या कर देना है, माइनस कर देना, प्लस की जगह माइनस कर देना, प्लस की जगह माइनस कर देना। ओके, तो आप एक याद रखेंगे और दूसरे को अपने टिक से याद रखेंगे। तो अगर आप दोनों याद रखेंगे तो स्टूडेंट आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि एक फॉर्मूला, जब दो सिमिलर फॉर्मूला आपको नजर आए तो एक आप याद रखिए और दूसरा उसका अपोजिट मान के याद रखिए। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, जो कि जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया स्टूडेंट, क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -2 एंड 9, 6 इन द रेशियो 3:1। तो स्टूडेंट इसमें बात की गई है कि जो हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग पॉइंट 5, -2 एंड 9, 6। तो यहाँ पर स्टूडेंट P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या गिवन है आपको 5, -2, और एक Q पॉइंट गिवन आपको है 9, 6। ओके, और आपको बोला गया है कि जो हमारा लाइन सेगमेंट है उसको क्या किया जा रहा है, 3:1 में क्या किया जा रहा है,
डिवाइड किया जा रहा है इंटरनली। ओके, तो यहाँ पे कोई हमने मान लिया r, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। तो स्टूडेंट अगर हम इंटरनल सेक्शन फार्मूला की बात करें तो इंटरनल सेक्शन फार्मूला क्या होता है, r इक्वल टू, इसे कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर हम m रेशियो n की बात करें, x1, y1 की बात करें, x2, y2 की बात करें, तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। ओके, इसी प्रकार होता है my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो ये तो स्टूडेंट है इंटरनल सेक्शन फार्मूला। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, m n x1 y1 x2 y2 की वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो क्या मिल जाएगा आपको, r इक्विवेलेंट टू आपको मिल जाएगा, m की वैल्यू कितनी गिवन है 3, x2 की वैल्यू कितनी गिवन है 9, प्लस n की वैल्यू कितनी स्टूडेंट गिवन है 1, तो 1 इंटू x1 की वैल्यू कितनी गिवन है, x1 की वैल्यू आपको गिवन है 5 डिवाइड बाई m प्लस n कितना हो जाएगा 3 प्लस 1, कॉमा m बाई 2, m की वैल्यू कितनी है 3, y2 की वैल्यू कितनी है 6, 3 इंटू 6 प्लस n y1, n की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, दिस इक्वल टू r इज इक्विवेलेंट टू आपको मिलेगा 27 प्लस 5 डिवाइड बाई 4, कॉमा 18 प्लस -2 डिवाइड बाई 4, इसको तो आपको कितना मिल जाएगा, r इज इक्विवेलेंट टू मिल जाएगा आपको 32 डिवाइड बाई 4, कॉमा 16 बाई 4। तो आपको मिल जाएगा जो r के कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे वो क्या मिलेंगे 8,4। देखिए स्टूडेंट कितना ही आसान क्वेश्चन था, आपको केवल एक फार्मूला याद रखना है, इंटरनल सेक्शन फार्मूला, और आपने कितनी इजीली से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब स्लोप ऑफ अ लाइन के बारे में बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई लाइन गिवन है तो स्लोप ऑफ लाइन कैसे फाइंड करते हैं, उसका तरीका आपको बताऊंगा मैं। तो पहले डेफिनेशन बताता हूं कि जो स्लोप ऑफ लाइन वो क्या होती है। तो स्लोप ऑफ अ लाइन इज अ मेजर ऑफ इट्स स्लीपनेस। ओके, तो आपको क्या करना है, स्लोप ऑफ लाइन के बारे में बात आए तो आप बोलेंगे कि मेजर ऑफ इट्स स्लीपनेस। स्लीपनेस मीन्स की जो ढलान होगी, मीन्स अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन गिवन है, अभी मैं स्ट्रेट लाइन के बारे में आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा, अभी केवल आप इतना आइडिया समझ लीजिए कि स्लोप ऑफ अ लाइन के बारे में क्या होता है। द स्लोप ऑफ अ लाइन इज अ मेजर ऑफ इट्स स्लीपनेस, इट इंडिकेट्स हाउ मच द y कोऑर्डिनेट चेंज पर यूनिट चेंज इन द x। मीन्स कि जो स्लोप ऑफ अ लाइन क्या है, स्लोप ऑफ अ लाइन वो है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू पर यूनिट चेंज इन द x कोऑर्डिनेट, कि x में चेंज के साथ साथ y में कितना चेंजेस हो रहा है, तो हम बोलेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन। तो इसमें इससे रिलेटेड मैं एग्जांपल्स आपको बताऊंगा। तो ओके, तो जब आपके पास अगर मान लो अगर स्लोप ऑफ अ लाइन की बात आए जिसमें केवल एक पॉइंट आपको दिया जाए, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा स्टूडेंट, उसका स्लोप, जैसे आपके पास कोई पॉइंट गिवन है जिसकी कोऑर्डिनेट है x1, y1, तो इसका अगर स्लोप की बात होता है तो स्लोप होता है tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है -y1/x। तो ये होती है स्लोप। ओके, अब आपके पास अगर दो पॉइंट्स गिवन है, मान लो एक पॉइंट a गिवन है और दूसरा पॉइंट b गिवन है, जिसके a के कोऑर्डिनेट है x1, y1, b के कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2। अगर जब हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है तो उन पॉइंट्स को हम मिला के एक लाइन खींच सकते हैं। आंसर है हाँ। तो जो लाइन्स हमें मिलेगी उसकी स्लोप भी होगी कुछ ना कुछ। आंसर है हाँ। तो स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला होता है, उस स्लोप को हम ऑलवेज क्या करेंगे, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब हमें दो पॉइंट्स की द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, तो उसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। एक एग्जांपल देख लीजिए स्टूडेंट, आपको एक पॉइंट गिवन है 2,3, दूसरा पॉइंट गिवन है आपको 5,7। तो इसमें क्या है, m निकालना है। m इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें वैल्यूज, तो ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, दिस इज y2। तो आपको मिल जाएगा 7 माइनस 3 डिवाइड बाई 5 माइनस 2 दिस इक्वल टू 4/3। तो ये क्या आ गई स्लोप 4/3। चलिए अब पैरेलल लाइंस की बात करते हैं स्टूडेंट। ओके, तो जो लाइंस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c होता है। m को हम बोलते हैं
स्लोप ऑफ लाइन। ओके, ये स्लोप का इक्वेशन है। अब बात आती है पैरेलल लाइंस की, कि हमारे पास अगर लाइंस गिवन हो तो, क्योंकि लाइंस क्या होती है, दो पॉइंट्स को मिला के अगर हम कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होगी, लाइन ही होती है, स्ट्रेट लाइन ऑलवेज। तो पैरेलल लाइंस की बात आती है कि स्टूडेंट हम अब क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारे पास लाइन होंगी, अगर एक से अधिक लाइंस हैं तो उनको कैसे पहचानेंगे कि जो लाइंस हैं हमारी वो पैरेलल लाइंस हैं या परपेंडिकुलर लाइंस हैं या स्क्यू लाइंस हैं। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि दो लाइंस पैरेलल कब होंगी, जब उनके क्या हो, सेम स्लोप रख रही हो, कि टू लाइंस क्या हो, पैरेलल मींस सेम स्लोप। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास दो लाइंस गिवन हैं तो उनको पैरेलल कब बोलेंगे, तो आप उनकी अगर स्लोप देख के बता सकें, अगर उन दोनों की स्लोप क्या हो, बराबर हैं, तो हम बोलेंगे कि जो लाइंस है हमारी वो पैरेलल है। जैसे अगर एग्जांपल के लिए हमने एक लाइन ले ली y इक्वल टू 2x प्लस 3 और दूसरी लाइन ले ली हमने 2y इक्वल टू 4x प्लस 6। तो ये लाइन L1 हमने मान ली, ये लाइन L2। तो अगर हम L1 की स्लोप माने तो अगर हम y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, यहाँ से 2 मिल जाएगी। अब जो हमारी सेकंड लाइन गिवन है आपको 2y इक्वल टू 4x प्लस 6, तो आपको किस फॉर्म में बनाना है, y इक्वल टू mx प्लस c। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा y इक्वल टू 2x प्लस 3, या आप यहाँ पे 5 मान लो तो 5/3। तो यहाँ से अगर स्लोप की बात करें तो m इक्वल टू यहाँ से भी क्या मिलेगा 2। ये अगर इसे m1 माने, इसे m2 माने, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट m1 इक्वल टू क्या है, m2। तो हमारी जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल लाइंस मींस, अगर पैरेलल लाइंस को अगर हम ग्राफ की करें तो ये क्या होगी, पैरेलल लाइंस। ओके, इस टाइप की लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। जरूरी नहीं कि जो लाइंस हैं वो हॉरिजॉन्टली पैरेलल हो, कुछ इस टाइप से भी पैरेलल हो सकती हैं लाइंस, इस टाइप से भी पैरेलल हो सकती हैं। ओके, या आप बोल सकते हैं पहली कंडीशन पे तो क्या बोल सकते हैं, जो लाइंस हैं दो या दो से अधिक लाइंस हम पैरेलल कब बोलेंगे, जब उनकी क्या हो, सेम स्लोप हो। और स्लोप इज द रेशियो ऑफ वर्टिकल चेंज टू द हॉरिजॉन्टल चेंज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन। तो अगर आपके पास पॉइंट गिवन है, एक x, y गिवन है, तो इसकी स्लोप की बात करें तो y माइनस y अपॉन x हो जाता है। थर्ड पॉइंट है, इफ टू लाइंस हैव द सेम स्लोप दे विल नेवर इंटरसेक्ट। तो स्टूडेंट पहला पॉइंट क्या है, पहले पॉइंट से इसको थर्ड पॉइंट को रिलेट करो। तो जब दो लाइंस हैं उनको पैरेलल कब बोलेंगे, जब उनकी सेम स्लोप हो। तो सेम स्लोप होगी तो लाइंस कुछ इस टाइप की बनेगी, या इस टाइप की बनेगी, या इस टाइप की बनेगी। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि जो लाइंस जब पैरेलल होती हैं तो वो आपस में एक दूसरे को क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट मींस आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। ओके, तो अगर इंटरसेक्ट की बात करें कि दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो कुछ इस टाइप से, ये जो पॉइंट को बोलते हैं इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो अगर आपके पास लाइंस गिवन है और बोला गया कि जो लाइंस गिवन है आपको सबसे पहले स्लोप देखना है, अगर स्लोप इक्वल है तो हमारी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस होती हैं वो आपस में एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। आपको जो भी डाउट आए आप पूछते रहिए। अब परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में बात करेंगे कि अगर आपके पास दो लाइंस गिवन हैं तो हम कैसे पता करेंगे कि जो हमारी लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर हैं। तो स्टूडेंट अगर आपके पास लाइन L1 गिवन है जिसका स्लोप क्या है m1, और एक लाइन आपके पास गिवन है L2 जिसका स्लोप क्या है m2। ओके, अगर m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, तो हम बोलेंगे कि जो हमारी लाइन L1 है वो परपेंडिकुलर टू लाइन L2 है। अगर हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करें कि अगर हमारे पास एक लाइन ये गिवन है, ये L1, इसको परपेंडिकुलर L2 कब बोलेंगे, जब ये L1 ये L2। ओके, तो अब वो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, और कितना एंगल बनता है 90 डिग्री। ओके, तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप दोनों लाइंस को देख लो कि आप इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इंटरसेक्टिंग करने के बाद जो एंगल बनता है वो 90 एंगल बनता है जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं। दूसरा होता है कि अगर आपके पास लाइंस गिवन है तो आप उनकी स्लोप निकाल सकते हैं, और स्लोप मान लो लाइन L1 की m1 है, लाइन L2 की m2 है। तो अगर हम m1 इंटू m2 कर दें और हमको आपको मिल जाए -1, तो हम बोलेंगे जो हमारी लाइंस गिवन है वो कैसी लाइन है स्टूडेंट, वो है परपेंडिकुलर लाइन। और ये मैंने आपको बता दिया थर्ड पॉइंट कि टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, दे विल इंटरसेक्ट एट अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल मींस 90 डिग्री।
ओके, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास लाइन ए गिवन है जो है y इक्वल टू 2x+3। दूसरी लाइन गिवन है आपको, बी लाइन गिवन है, क्या गिवन है, y इक्वल टू 2x-5। तो अगर हम जो इस लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx+c, तो इससे m की वैल्यू कंपेयर करें तो m1, इसको y इक्वल टू m1x+c1 और y इक्वल टू m2x+c2 से कंपेयर करें तो m1 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 2 मिला है। m2 इक्वल टू यहाँ से क्या मिला, 2 मिला है। तो m1 इक्वल टू क्या आया यहाँ, m2। तो हमारी लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस। इसी प्रकार अगर हम लाइन L1 ले लें, इसको ले लें y इक्वल टू x+5 और दूसरी लाइन ले लें L2, सो y इक्वल टू -x+5। तो अगर हम लाइन L1 की अगर हम स्लोप की बात करें तो m इक्वल टू, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, m2 कितना हो जाएगा -1। तो m1 क्या है, डज नॉट इक्वल टू m2। तो अब बात आती है क्या m1 इंटू m2 -1 है, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या हो गया -1। तो हमारी जो लाइंस L1 एंड L2 हैं, तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ये जो स्टूडेंट आपको जो सिंबल दिख रहा है, ये किसका सिंबल है, परपेंडिकुलर। इसे अगर L1 परपेंडिकुलर L2 पढ़ते हैं तो स्टूडेंट अब एक डाउट आता होगा मन में कि सर कि अगर m1 इक्वल टू m2 आ गया तब तो हम बोल देंगे पैरेलल लाइंस। ओके, जब m1 इक्वल टू m2 आ गया तो पैरेलल लाइंस बोल दिया। सपोज m1 इक्वल टू m2 ना आए तो हम क्या डायरेक्टली बोल सकते हैं कि m1 परपेंडिकुलर टू m2? आंसर है नहीं। जब m1 डज नॉट इक्वल टू m2 है तो जरूरी नहीं है कि उनका प्रोडक्ट क्या हो, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 हो। जैसे एग्जांपल एक देख लीजिए, जैसे मैंने ले लिया y इक्वल टू 2x+3 और एक ले लिया y इक्वल टू 4x+5। तो अगर हम L1 की बात करें, ये L2 लाइन मान ली। अगर इसकी स्लोप की बात करें तो m इक्वल टू कितना है 2, इसको अगर हम m1 माने, m1 इक्वल टू कितना मिला 2, m2 इक्वल टू कितना माना आया 4। तो m1 क्या है, डज नॉट इक्वल टू m2 है। ओके, तो नई लाइंस क्या है, नॉट पैरेलल लाइंस। और m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना है 8, डज नॉट इक्वल टू -1, तो नॉट परपेंडिकुलर लाइंस। तो स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि जो हमारे पास दो लाइंस गिवन है वो पैरेलल हों, परपेंडिकुलर हों। ऐसा भी हो सकता है कि लाइंस पैरेलल भी ना हो और ना ही परपेंडिकुलर हों। ओके, तो ऐसा कभी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइंस अगर आपको दो गिवन है तो वो आइदर पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होंगी, ये सही नहीं होता है। ओके, तो ये रिजल्ट आपको केवल कंडीशन याद रखनी है। अगर m1 इक्वल टू m2 आई, स्लोप ऑफ लाइन 1 इक्वल टू अगर स्लोप ऑफ लाइन m2 आ गया तो हम बोलेंगे हमारे पास जो लाइंस है हमारी वो पैरेलल लाइंस हैं। अगर m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना आ गया -1, तो हमारी लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर लाइंस है। अब कोऑर्डिनेट ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले वर्टेक्स, तो ट्रायंगल होगा उसके वर्टेक्स के बारे में बात करेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। ओके, तो वर्टेक्स, सबसे ट्रायंगल की बात, जहां भी ट्रायंगल वर्ड का यूज आए तो स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना, ट्रायंगल मींस ट्राइएंगल। ट्राइएंगल मींस त्रिकोण, तो 3 एंगल होने चाहिए तो हम बोलेंगे ट्राइएंगल। ओके, तो सबसे पहले ट्रायंगल देखते हैं। तो ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है जिसके 3 वर्टेक्स होते हैं, पी क्यू आर मैंने मान लिए, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, क्यू क्या है x2, y2 एंड आर के जो कोऑर्डिनेट है x3, y3। तो ट्रायंगल में कितने होते हैं स्टूडेंट वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स होते हैं। ओके, और जो तीनों वर्टेक्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं। तो ये क्या हो गया ट्रायंगल, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल की बात की जाए तो स्टूडेंट अब बात आती है कि अगर आपके पास ट्रायंगल गिवन है तो इसका कुछ ना कुछ एरिया हो सकता है। तो अगर हम इस जो साइडर रीजन आपको दिख रहा होगा, इसका अगर हम एरिया की बात करें तो वो कैसे निकालते हैं, तो इसके फॉर्मूला होता है, इसको मैं आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो जब भी आपको ट्रायंगल गिवन हो जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है पी क्यू आर, जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, x2, y2, x3, y3, और आपसे पूछा जाए कि जो ट्रायंगल आपको गिवन है जिसकी वर्टेक्स आपको दिए हैं, आपके पास एक ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स आपको दिए जाएंगे, तो आपको उस ट्रायंगल का क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का जो स्टूडेंट फॉर्मूला होता है, डेल इक्वल टू 1/2, या आप ऐसे लिख सकते हैं एरिया इक्वल टू, एरिया को नॉर्मली डेल से रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल, दिस इक्वल टू 1/2
डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1, तो हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट को लिख देंगे x1 y1, तो कॉमा साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि हम डिटरमिनेंट में लिख रहे हैं, तो x1 y1 1। इसी प्रकार हम दूसरे पॉइंट को लिख देंगे x2 y2 और 1 लिख देंगे। इसी प्रकार हम थर्ड को लिख देंगे x3 y3 1। तो स्टूडेंट जो डेल की वैल्यू आई है, क्योंकि जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है। तो स्टूडेंट हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो डिटरमिनेंट की जो भी वैल्यू आए, फिर बाद में क्या करेंगे, हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के बाद करेंगे हम मॉडुलस ले लेंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, बट हम एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसमें 1/2 से 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी वैल्यू बचेगी हम फिर क्या करेंगे, मॉडुलस ले लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको गिवन है कि इफ द लाइन्स x + a - 1 y = 1 and 2x + a² y = 1, a belongs to है r - 0, 1 are perpendicular to each other, then distance of their points of intersection from the origin। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आपको दो लाइंस गिवन है, जैसा कि मैंने अभी पिछली स्लाइड्स में बताया था, इससे पिछली वाले में जब क्या चेक करना था, जब लाइंस हमारी परपेंडिकुलर होती तो क्या कंडीशन होती वो बता रहा हूँ। जब आपके पास लाइंस गिवन है, एक लाइन L1 गिवन है जैसे y = m1x + c1, दूसरी लाइन गिवन है y = m2 + x + c2। तो जब m1 × m2 = क्या आ जाएगा, -1, तो हम बोलेंगे L1 क्या है, परपेंडिकुलर टू L2। तो आपको एक लाइन गिवन है x + a - 1 y = 1 गिवन है। अगर हम इसकी स्लोप की बात करें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y = -1/a - 1 सॉरी, अगर इसको सही से लिखें इन टर्म ऑफ a - 1 y = 1 - x दिस = -x + 1, तो ये क्या हो जाएगा, y = x / 1 - a + 1/a - 1। तो अगर हम स्लोप की बात करें m1 = क्या हो जाएगा, 1/1 - a, क्योंकि m1 क्या है, ये इसको हमने लाइन L1 माना। अब लाइन L2 आपको क्या गिवन है, 2x + a² y = 1 गिवन है। तो a² y = क्या गिवन है, क्योंकि a डज नॉट इक्वल टू आपको 1 गिवन है पहले से, ओके, इसलिए मैंने 1 - c से डिवाइड किया। a² y क्या 1 - 2x, जिसको 2 लिख सकते हैं आप, -2x + 1। हम क्या करेंगे, a² से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये तो जीरो है नहीं, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। a क्या है, नॉन जीरो नंबर है, तो y = आपको मिल जाएगा 2/a² × x + 1/a²। अगर हम m2 की बात करें तो आपको मिल जाएगा 2/a², ओके। तो और क्वेश्चन में बोला गया कि जो लाइन्स है हमारी वो क्या है, परपेंडिकुलर है। जब लाइन्स हमारी परपेंडिकुलर है तो क्या होता है, m1 × m2 = क्या होता है, -1। तो m1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, सॉरी m1 की वैल्यू स्टूडेंट आपको दी गई है 1/1 - a × m2 की वैल्यू कितनी आई, -2/a दिस = -1। तो माइनस से माइनस कट हो गया, आपको मिल जाएगा 2 = 1 - a × सॉरी यहाँ a² आएगा, a²। तो यहां से मिल जाएगा स्टूडेंट a² × 1 - a = 2। तो यहां से मिलेगा a³ - a² + 2 दिस = 0। तो यहाँ से स्टूडेंट आप देख सकते हैं, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन बन गई, तो यहाँ का अगर हम a = -1 रखें तो a = -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बाकी के जो रूट्स मिलेंगे वो आपको केवल एक ही रियल रूट्स मिलेगा। तो a = आपको कितना मिला स्टूडेंट, a = मिला आपको -1। तो a = -1 इसमें रख देंगे, तो आपको पहली जो लाइन है वो मिल जाएगी आपको x, एक ही जगह -1 रखेंगे तो -1 क्या हो जाएगा, -2 दिस = 1, और यहाँ पर -1 रखेंगे तो मिल जाएगा 2x + y दिस = 1। तो हमें लाइन्स मिल गई, फिर हमें क्या करना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने हैं। तो लाइन हमारी क्या है, पहली लाइन x - 2y दिस = 1, अगर इसके इक्वेशन नंबर 1 मानूं, और दूसरा है 2x + y दिस = 1। तो हमें स्टूडेंट क्या निकालना है, इनके सबसे पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने हैं, फिर क्या है, इंटरसेक्टिंग जो भी पॉइंट है और उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है इसमें अपने आप में ही 3 क्वेश्चन है, m1 × m2 = -1 गिवन है, फिर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं, फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो स्टूडेंट इसमें क्या है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाकी की
कैलकुलेशन होती है। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को अगर सॉल्व करें, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 1 में, तो 2x - 4y = 2 और सब्ट्रैक्ट कर दें इसको, अगर इक्वेशन नंबर 3 माना है तो आपको माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा क्या मिलेगा आपको 5y = -1। तो y की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी -1/5। तो y की वैल्यू -1/5 अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो आपको मिल जाएगा x + 2y5 = 1। दिस इंप्लाइज x = मिल गया 3y। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया 3y5, -1/5। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसे i से रिप्रेजेंट कर दिया। और हमें क्या करना है, ओरिजिन आपको गिवन होता है 0,0, हमें क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड इंटरसेक्टिंग बिटवीन पॉइंट्स का वो करना है, डिस्टेंस निकालनी है। तो ये जगह स्क्वायर रूट ऑफ 3y5 - 0 होल स्क्वायर प्लस -1/5 - 0 होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू आपको मिल जाएगा 9 + 1 / 25, दिस इक्वल टू आपको मिल जाएगा 10/25, दिस इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2/5। आंसर कितना आया स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 2/5। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2/5, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको कहीं भी डाउट आए आप पूछ सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल देखते हैं। तो उससे पहले एक स्टूडेंट एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर इससे रिलेटेड एक जेईई मैथ्स में आया हुआ क्वेश्चन करते हैं ट्राई। तो आपको ट्रायंगल के वर्टेक्स आपको गिवन है। पहला वर्टेक्स आपको क्या गिवन है, a, 0 और दूसरा आपको गिवन है b, 2b + 1 एंड थर्ड आपको गिवन है 0, b। क्या क्या गिवन है, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल a, 0 b, 2b + 1 एंड 0, b आपको गिवन है। और बोला गया है कि जो ये आपके पास कोई ट्रायंगल है p, q, r गिवन है और जिसके वर्टेक्स ये आपको गिवन है। और बोला गया है कि जो एरिया है वो कितना है 1 गिवन है। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी, आपको सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए निकालनी है। ओके, आपको क्या ट्रायंगल के वर्टेक्स गिवन है, एरिया गिवन है, आपको सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए निकालना है। तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपको जब भी एरिया की बात आए तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, मॉडुलस लेके आपको हमेशा माइंड में आना चाहिए मॉडुलस, क्योंकि हम इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी उसका मॉडुलस लेंगे। ओके, तो अगर आपको ये डेल इक्वल टू कितना गिवन है 1, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 की वैल्यू क्या होगी a 0 1, फिर क्या हो जाएगा b 2p + 1 b 2b + 1 1, फिर क्या हो जाएगा 0 b 0 v 1। तो स्टूडेंट जब हम मैग्नीट्यूड हटाएंगे, जो मॉडुलस हटाएंगे, तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको +-1, क्योंकि अगर 1 वैल्यू की बात करें, -1 का भी मैग्नीट्यूड 1 होता है और 1 का भी मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो स्टूडेंट हम क्या, अगर मैग्नीट्यूड हटाएंगे तो आप क्या लेंगे +n- बोथ वैल्यूज लेंगे। तो स्टूडेंट जब भी एरिया की बात आएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल की, तो आपको मॉडुलस वाली चीज हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि आप यहीं पे गलती करेंगे। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 1/2 डिटरमिनेंट a 0 1 b 2p + 1 1 0 v 1, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज आपको मिल जाएगा +-2, दिस इक्वल टू, अगर हम डिटरमिनेंट वैल्यू सॉल्व करें तो आपको मिल जाएगा a × 2b + 1 - b + 1 b²। ओके, तो स्टूडेंट आपको मिल जाएगा +-2, दिस इक्वल टू a × b + 1 + v²। आपको ठीक है, आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो a इक्वल टू आपको मिल जाएगा +-2 - b² डिवाइड बाई b + 1। ओके, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है, b -b² + -2 डिवाइड बाई b + 1। तो a की वैल्यू क्या क्या आ रही है स्टूडेंट, क्योंकि प्लस माइनस साइन है तो 2 वैल्यू आ रही हैं। तो कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, एक आ रही है माइनस का b² + 2 डिवाइड बाई b + 1, दूसरी आ रही है माइनस का b² - 2 डिवाइड बाई b + 1। हमें क्या चाहिए था, सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ a। तो सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ a इसका टू क्या हो जाएगा, यहाँ एडिशन लगा देंगे तो सम करेंगे तो क्या आपको मिलेगा स्टूडेंट, आपको मिलेगा माइनस का b² + 2 माइनस का b² माइनस का 2 डिवाइड बाई b + 1। तो स्टूडेंट माइनस का b² - 2, तो -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा
-2b² डिवाइड बाई b+1। ओके, तो ये स्टूडेंट जेईई मेंस का क्वेश्चन था, कितना इजी था देख सकते हैं आप। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। सेंट्रोइड को हम जनरली जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इंट सेंटर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्थो सेंटर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं और सर्कम सेंटर्स को सी या ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें कि सेंट्रोइड होता क्या है, तो सेंट्रोइड होता है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है सेंट्रोइड। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इन सेंटर, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स का उसे बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसे बोलते हैं सर्कम सेंटर। तो स्टूडेंट सबके फार्मूले बताऊंगा आपको। सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रोइड की। तो सेंट्रोइड का स्टूडेंट फार्मूला होता है कि आपके पास कोई ट्रायंगल गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, सॉरी वर्टेक्स क्या है, पी क्यू आर। तो आपको ट्रायंगल गिवन होगा, उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। तो सेंट्रोइड की जब भी बात आएगी तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, एवरेज ले लेंगे जो भी आपको गिवन होगा, जो भी पॉइंट्स गिवन है। तो x1 x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ये तो आ गया सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड होता क्या है स्टूडेंट, इसको थोड़ा फिगर से समझाते हैं। आपको सेंट्रोइड लेना है, ठीक है। तो सेंट्रोइड में क्या करना है, आपको केवल एवरेज ले लेना है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आएंगे। इन सेंटर में क्या होगा स्टूडेंट, इन सेंटर में आपको क्या करना है, अगर आप इसे ए माने और इसे बी एंड सी, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, आपको ए करना होगा। आपके पास जो वर्टेक्स ए है उसके अपोजिट में जो भी लाइन होगी उसको ए, यहाँ बी, ये सी। ये क्या है, ए बी की जो लेंथ है वो क्या है, सी मान लेंगे, और बी सी की लेंथ क्या है, ए, और ए सी की लेंथ हमने मान ली बी। तो स्टूडेंट अगर इन सेंटर की बात करें तो आप क्या करेंगे, इन सेंटर की अगर कोऑर्डिनेट बात फाइंड करने हैं तो आपको क्या करना है, तो जो अगर क्या है अपोजिट जो साइड्स है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, ए x1 b x2 c x3। तो a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c, a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। तो स्टूडेंट सेंट्रोइड एंड इन सेंटर के लिए तो फॉर्मूला होता है, बट सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो स्टूडेंट तो मैं बताता हूं कैसे आएगा। तो अगर हम मान लें ये पॉइंट ए है और ये बी और ये सी, ओके, तो सर्कम सेंटर क्या होता है, तो अगर आप इन दोनों के बीच में कोई पी सर्कम सेंटर ले लें, तो इसमें मान लिया कोई पी है, कोई पॉइंट हमने ले लिया, ओके, और हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसके जो ट्रायंगल आपको गिवन है उसके तीनों शीर्षों को अगर हम टच करके एक ट्रायंगल बनाएं, सॉरी सर्कल बनाएं, ओके, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहां से यहां तक की लेंथ ये सेम होगी। अगर इसे पॉइंट पी माने तो यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी, सेम होगी, और यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो जो पॉइंट पी है, तो ये जो लाइन है ये क्या होगी, सेम, क्योंकि रेडियस होगी सर्कल की। और जो पॉइंट पी है उसे हम बोलते हैं सर्कम सेंटर, ओके। और ये क्या है, आपको जो भी आपको दिख रहा है या मैंने डबल में कही है, ये लाइन क्या है, इनकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी, ओके। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि अगर ये पॉइंट पी है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि ये रेडियस है ना, कि सर्कल की रेडियस, अगर आपको सर्कल गिवन है तो अगर रेडियस की बात करें तो आप कहीं से भी लो तो रेडियस तो ऑलवेज सेम ही रहेगी हर केस में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पी ए इक्वल टू पी ए की लेंथ इक्वल टू होगी पी बी की लेंथ इक्वल टू होगी पी सी की लेंथ, ओके। तो यहाँ से आपको कितनी इक्वेशन मिल जाएगी, आप पी ए इक्वल टू पी बी सॉल्व करेंगे, पी बी इक्वल टू पी सी सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो आप क्या निकाल सकते हैं, सर्कम सेंटर निकाल सकते हैं, ओके। और अब बात करते हैं ऑर्थो सेंटर की। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर स्टूडेंट अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो ऑर्थो सेंटर क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। तो अगर आपके पास कोई ट्रायंगल गिवन है, इस टाइप का गिवन है, तो अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड की बात करें, तो अगर हम एक एल्टीट्यूड ले लें, ओके, और दूसरा एल्टीट्यूड ले, कोई सा भी दो एल्टीट्यूड ले ले, तो उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ओके, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इसको बोलते हैं हम ऑर्थो सेंटर, ओके। अब बात आती है स्पेशल केस, जब जैसे आपके पास, ये तो मैंने दो चीज के लिए फॉर्मूला बता दिया कि सेंट्रोइड के लिए और इन सेंटर के लिए, और बाकी का कॉन्सेप्ट बताया। अब क्योंकि जेईई मेंस में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो
स्पेशल टाइप केसेस से आएंगे, क्योंकि जो टाइम के अकॉर्डिंग उसी लेवल के क्वेश्चन रखे जाते हैं कि आप स्पेशल केसेस वाले। तो आपके पास अगर कोई राइट ट्रायंगल जब आपको गिवन है, राइट ट्रायंगल ABC गिवन है, तो इसके अगर हम इन सेंटर की बात करें या सेंट्रॉइड की बात करें, उसे कैसे फाइंड करेंगे? तो स्टूडेंट अगर ABC हमारे पास कोई राइट ट्रायंगल है, ABC क्या है हमारा? राइट ट्रायंगल है। सॉरी स्टूडेंट्स, राइट ट्रायंगल है हमारे पास। तो AC का जो मिड पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा मिड पॉइंट, जिसे हमने D नाम दिया, इसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। या आप बोल सकते हैं अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है तो सर्कम सेंटर आपको फाइंड करने के लिए दे दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? हाइपोटेनस के जो कोऑर्डिनेट होंगे, हाइपोटेनस के मान लो A and C क्या है? हाइपोटेनस है। इनका क्या करना है? इनका करना है मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। तो मिल जाएगा आपको सर्कमटेंस। अगर हम A के कोऑर्डिनेट माने x1, y1, B के कोऑर्डिनेट माने x2, y2 एंड C के माने x3, y3, तो हमें सर्कम सेंटर की बात की जाए तो आपको क्या मिल जाएगा? मिड पॉइंट ऑफ A एंड C क्या हो जाएगा? x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। ये क्या आ गया? सर्कम सेंटर। ओके, तो आपको जो मैंने पिछला फॉर्मूला बताया था वो केस यूज नहीं कर सकते, या कर सकते हो बट वो लेंदी हो सकता है स्टूडेंट। तो आपको सबसे पहले जब भी क्वेश्चन देखे तो आप केवल चेक करना है कि कहीं जो हमारा जो वर्टेक्स गिवन है ट्रायंगल की, वो कहीं राइट एंगल तो नहीं है। राइट एंगल मींस कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड इक्वल टू थर्ड साइड का स्क्वायर। जैसे अगर हम क्या AB स्क्वायर प्लस BC इक्वल टू अगर आपको मिल जाए AC स्क्वायर, तो हम बोलेंगे कि ट्रायंगल हमारा कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। इसी प्रकार बात करेंगे जब आपके पास सेकंड स्पेशल केस है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए। मींस जो हमारे पास ट्रायंगल है ABC, A के कोऑर्डिनेट है x1, y1, B के हैं x2, y2 एंड C के क्या है? x3, y3। तो हम किस ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं स्टूडेंट? बताइए। अगर हमारे पास क्या होते हैं, अगर जो ट्रायंगल है उसकी अगर ईच साइड वो क्या हो? सेम हो, ईच साइड की लेंथ क्या हो? बराबर हो, तो हम बोलते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ईच एंगल क्या होता है? 60 डिग्री होता है। तो सबसे पहले आपको जो भी वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल गिवन है आपको चेक करना है कि कहीं ये राइट ट्रायंगल तो नहीं बन रहा और कहीं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं बनना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, इसमें केवल स्टूडेंट मैंने आपको सर्कम सेंटर के बारे में बताया, बाकी की चीजें रह गई हैं तो वो मैं बता रहा हूं। तो स्टूडेंट ये तो हो गया। अब BD, ABC हमारा क्या? राइट ट्रायंगल है। A एंड C का जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। अब अगर हम B एंड D, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन पॉइंट B एंड D के, अगर हम किसी पॉइंट मान लो R मान लिया मैंने, इसको B एंड D को हम R पॉइंट पर 2:1 में क्या करें? डिवाइड कर दें, तो जो हमारा जो R पॉइंट है उसको हम बोलेंगे सेंट्रॉइड। ओके, सेंट्रॉइड या सेंट्रॉइड को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और जो सबसे पहले चर्चा हो रही राइट एंगल ट्रायंगल, और जो हमारा B जिसपे एंगल अगर ABC में जो एंगल B है वो कितना है? 90 है। तो एंगल B की बात करें ये 90 डिग्री। तो जो एंगल B है, जिस वर्टेक्स पर जो एंगल आपको बनेगा, इस जो कोऑर्डिनेट है इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ओके, चलिए स्टूडेंट फिर से समझते हैं। अगर आपके पास कोई राइट ट्रायंगल गिवन है, तो मान लो हमने ABC हमारे पास राइट ट्रायंगल गिवन है, B जो एंगल B है वो कितना है? 90 डिग्री है। तो जो एंगल B है, B के जो वर्टेक्स हो गया उसे बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं जो हमारा हाइपोटेनस होता है AC, A के कोऑर्डिनेट एंड C के कोऑर्डिनेट का अगर हम मिड पॉइंट ले लें तो हमें मिल जाएगा सर्कम सेंटर। ओके, और अगर हम एंगल B से क्या करें? हम AC पर अगर परपेंडिकुलर डाल दें, D पॉइंट पर कट करें मिड पॉइंट पर,
तो और बी लाइन ज्वाइनिंग बी एंड डी को अगर हम किसी पॉइंट आर पर 2:1 में अगर डिवाइड करें तो हमें क्या मिल जाएगा, जो आर पॉइंट में मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, सेंट्रोइड मिलेगा। इसी प्रकार इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो आपको क्या क्या मिलेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि ईच साइड्स क्या होती हैं, एक सेम होती हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये होगा स्टूडेंट कि जो ऑर्थो सेंटर C इक्वल टू H इक्वल टू G इक्वल टू I होगा, सारे के सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके, अब ये तो अगर आपको सबसे पहले अगर क्वेश्चन गिवन है तो आप यही करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कहीं ये राइट एंगल तो नहीं बन रहा, कहीं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा स्टूडेंट। ओके, तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट नोट पहले देखते हैं, फिर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल गिवन है, ऑर्थो सेंटर को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंट्रोइड को जी से, सर्कम सेंटर को ओ से, आर कोलिनियर मीन्स जो हमारे ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर क्या होते हैं, एक ही लाइन में क्या करते हैं, लाई करते हैं। तो इस टाइप से आप बोल सकते हैं कि ये कोलिनियर होते हैं, एच जी ओ। तो एक ही लाइन में सारे पॉइंट आपको मिलेंगे। एच हमारा क्या हो गया, एच को बोलते हैं हम ऑर्थो सेंटर, जी को बोलते हैं हम सेंट्रोइड, और ओ को बोलते हैं सर्कम सेंटर। ओके, तो ये क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, और सेंट्रोइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर्स एंड किस रेशियो में, 2:1 में। तो ऑर्थो सेंटर होता है, सेंट्रोइड क्या करता है, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर को क्या 2:1 में डिवाइड करता है। तो ऑर्थो ये जो सेंट्रोइड है, तो सेंट्रोइड 2:1 में क्या करता है, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर को क्या करता है, डिवाइड करता है। फिर से समझिए स्टूडेंट कि जो हमारे पास ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, ये क्या होते हैं, कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन में लाई करते हैं। यहां तक समझ में आया। और ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर का अगर हम इन दोनों को अगर हम सेंट्रोइड से अगर डिवाइड करें तो वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। ओके, अब एक क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या गिवन है, ट्रायंगल आपको गिवन है जिसके वर्टेक्स आपको गिवन है ए बी एंड सी वर्टेक्स गिवन है। तो स्टूडेंट जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप ट्राई करेंगे कि कहीं ये राइट ट्रायंगल तो नहीं बना, कहीं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं बनना। तो अगर हम ए बी की डिस्टेंस निकालें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - -2 होल स्क्वायर प्लस 9 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको मिल जाएगा स्टूडेंट 40 स्क्वायर रूट ऑफ 45। तो ए बी स्क्वायर रूट टू कितना मिल गया 45। अगर हम ए सी स्क्वायर की बात करें तो स्टूडेंट आपको ए सी स्क्वायर इक्वल टू 50 मिल जाएगा, आप कैलकुलेशन करना है ना। और बी सी इक्वल टू आपको मिल जाएगा स्टूडेंट 5। तो आप देख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू आपको कितना मिलेगा 50 इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 3rd साइड। तो ये क्या होता है, राइट ट्रायंगल। ओके, तो राइट ट्रायंगल बनेगा ए कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट एंड सी कोऑर्डिनेट। और बोला गया कि इफ अ लाइन पासिंग थ्रू द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि आपने पता कर लिया कि राइट ट्रायंगल है तो सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। ओके, तो ये बोला गया कि ये जो लाइन है यहां से पास कर रही है एल से, ये मिड पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट है -2, 3 और सी के कोऑर्डिनेट है 3, 8। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 1/2 एंड 5/2। और बोला गया कि जो लाइन्स है बीसी को बाइसेक्ट कर रही है किस पे, बाई एक्सिस पे। इस ये क्या है 0, α/2। तो स्टूडेंट आपको इसको ट्राई करना है और अल्फा की वैल्यू निकालनी है। एक और क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करना है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन का पार्ट है, तो इसको आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो कल मिलते हैं हम न्यू टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।